हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रीशु सुबह से ही घर की साफ सफाई और नाश्ते पानी में लगी थी, क्योंकि उसके घर पे मेहमान आने वाले थे। घर की एक लौती बहू होने के कारण घर का सारा काम उसके सर पर ही आ गया था। वो किचन में नाश्ता बना रही होती है कि तभी उसकी सास देवकी उसके पास आकर कहती है, बहू तुझ पे आज बहुत सारा काम पड़ गया है ना। समझ सकती हूँ, बहुत थक गई होगी तू, लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द है। एक कप चाय लेकर हॉल में आ जा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी अभी लेकर आती हूँ। वाह क्या दर्द समझती है सासू माँ। बहू कुछ दिन की बात है, तुझे थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन आज अमित के चाचा चाची दुबई से हमारे घर आ रहे हैं। ध्यान रहे मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले। जी माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? इंसान ही है, भगवान नहीं। परेशानी ये है कि वो बहुत बड़े घर से हैं। उनका रहन सहन हमसे बहुत अलग है और कई साल के बाद वो यहाँ आ रहे हैं। जितने दिन रहें उतने दिन देख लेना, थोड़ा मेरी नाक मत कटवाना। जी माँ जी, अपने परिवार के लोग हैं, इसमें परेशानी कैसी? उनके चाचा चाची उनके घर आते हैं। सभी लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। कुछ देर बाद रीशु की सास देवकी वहाँ आती है और गीता से मजाक करते हुए बोलती है, क्या बात है गीता, अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती क्या? वैसे तो तुझे फिटनेस का बड़ा ख्याल रहता है, तो अब क्या हो गया? देख तेरा पेट बाहर आ रहा है, एक्सरसाइज शुरू कर दे। जेठानी जी, ये पेट मोटापा नहीं बल्कि खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ भाभी, गीता बिल्कुल सही कह रही है। हमें वो खुशी मिल ही गई जिसका हमें इंतजार था, इसीलिए तो हम लोग आपसे मिलने आए। पागल हो गई हो क्या? तुम दोनों नाती पोते खिलाने की उम्र में बच्चा कर रहे हो। थोड़ा घर की इज्जत के बारे में तो सोच लिया होता। भाभी हमने ऐसा भी क्या कर दिया है जिसके लिए हम इतने सालों से तरस रहे थे, उसे पाकर हम कैसे खुश ना हो। राजेश, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी तुम ये गलती करोगे। थोड़ा समाज के बारे में भी सोचो ना। माँ आप ये क्या कह रही हैं? चुप हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो, आजकल ये नॉर्मल है माँ, जस्ट कूल। रुक, कूल के बच्चे, तुझे तो अभी बताती हूँ। तुम बच्चों ने आजकल के बूढ़े लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। माँ जी बस करिए, कितना बोलेंगी आप चाची जी को? तू तो चुप ही रह, आज पहली बार मिली है और तुझे बड़ा प्यार आ रहा है चाची जी पर। और राजेश, तू तेरे बड़े भाई का नहीं रे, तूने इस बार खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर ली है। बताओ, बाहर जब ये बात पता चलेगी तो लोग न जाने क्या क्या बात बनाएंगे, क्या मजाक उड़ाएंगे हमारा। भाभी दुनिया क्या सोचती है हमारे बारे में, इसके चलते हम अपनी खुशियों का गला दबा दें। अरे आग लगे ऐसी खुशियों को जो समाज में मजाक बना दे। हर चीज का एक समय होता है, वैसे ही बच्चा पैदा करने का भी एक समय होता है। बुढ़ापे में अपनी बहू के आगे बच्चा पैदा करके अच्छा लगता है क्या? अब बस भी करो माँ, कितना सुना रही हो आप चाचा चाची जी को? ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका डिसीजन है, हमें इसमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बेशर्मी मैं अपने घर में नहीं चलने दूंगी। इनको बोल दे यहाँ से चले जाएं। जैसे इतने सालों तक इन्हें हमारी याद नहीं आई, वैसे आज भी भूल जाएं। माँ बस क्या कह रही हो आप? अपने ही परिवार को अपने घर से निकाल रही हो। भाभी मैं तो गीता को आपके पास छोड़ने आया था कि आप इसका ख्याल रखेंगी, ताकि मैं निश्चिंत होकर अपना काम कर सकूं। पराये देश में इसे इस हालत में छोड़ना ठीक नहीं लगा मुझे, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा ही घर मेरे लिए पराया हो जाएगा। हाँ हाँ ले जा इसको, मैं अपने घर में रखकर मोहल्ले में अपना मजाक नहीं बनवाऊंगी। चलो गीता, यहाँ अपना कोई नहीं है। नहीं चाचा चाची, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। चाची जी का ख्याल रखूंगी मैं जब तक उनकी डिलीवरी ना हो जाए। बहू तो ये क्या कह रही है? मैं सही कह रही हूँ माँ जी, आपने ही तो कहा था इनका अच्छे से ख्याल रखूं, तो आपकी कही बात का पालन कर रही हूँ। हाँ माँ, रीशु सही कह रही है और इसमें मैं भी इसके साथ हूँ। पागल हो गए हो तुम सब, और कुछ नहीं। देवकी इतना कहकर बड़े ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रीशु और अमित अपनी चाचा चाची को घर से जाने से रोक लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। देवकी गीता को ज्यादा उम्र में माँ बनने के लिए आए दिन कोई ना कोई ताना मारती ही रहती, और छोटी होने के कारण गीता देवकी को कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद राजेश भी गीता को अपनी भाभी के यहाँ छोड़कर दुबई वापस चला जाता है। रीशु अपनी चाची का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, उन्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने देती। ऐसे ही देखते देखते कई महीने गुजर जाते हैं। तभी एक दिन देवकी मार्केट से घर आती है और देखती है कि पूरा घर बहुत जगमगा रहा है। ये सब देखकर वो बहुत हैरान होती है।
और अपनी बहू रीशु को आवाज देकर बुलाकर कहती है, बहू अब ये कौन सा तमाशा है? क्या चल रहा है घर में ये सब? माँ जी, आज चाची जी की गोद भराई है। मैंने सोचा इसी बहाने सभी का आशीर्वाद मिल जाएगा बच्चे को। बहू शर्म के साथ साथ अपना दिमाग भी बेच कर आई है क्या तू? मतलब अब तू पूरे मोहल्ले में तमाशा करेगी कि मेरा बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए? बहू, जेठानी जी सही कह रही है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी तक मेरे लिए जो किया वो कोई नहीं करता। नहीं चाची जी, आपको भी वो सब मिलना चाहिए जो एक गर्भवती औरत को मिलता है। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको नजरें झुकानी पड़े। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तू कर इसकी गोद भराई। मैं भी देखती हूँ तू किस किस का मुंह बंद करवाती है। अपनी बहू रीशु को ताना मारकर देवकी वहाँ से चली जाती है। रीशु अपने पति अमित के साथ मिलकर पूरे फंक्शन की तैयारी अच्छे से करती है। कुछ समय बाद गोद भराई का फंक्शन शुरू होता है और सब मेहमान आने लगते हैं। तभी देवकी की पड़ोसन रूपा उसके घर आती है और रीशु को काम करते देखकर देवकी से कहती है, देवकी, तेरी बहू को तो देख, बेचारी अपनी गोद भराई में भी कितना काम कर रही है। अरे बहू, थोड़ा आराम कर ले, थक जाएगी। आंटी जी, गोद भराई मेरी नहीं, मेरी चाची जी की है। ये क्या मजाक है गीता? जिस समय तुझे अपनी बहू की गोद भराई करनी चाहिए उस समय तू खुद की गोद भराई में अपनी बहू से काम करवा रही है। अरे शर्म लिहाज सब बेच खाई है क्या? ऐसी बात नहीं है। वो छोड़िए चाची जी, मैं बताती हूँ आपको। आंटी जी, एक बात बताइए आंटी जी, कौन सी किताब में गर्भवती होने का समय लिखा है? आजकल के टाइम पर सभी शादी देर से करते हैं, तो लाजमी है ना कि बच्चा भी देर से ही होगा। और आपकी बहू भी तो चाची की उम्र के आसपास की ही है, तो उन्हें भी गर्भवती नहीं होना चाहिए। बहू, ये क्या बोल रही है? मेरे बेटों की अभी अभी शादी हुई है, तो भला मेरी बहू गर्भवती क्यों ना हो? अच्छा, तो आपको चाची जी के गर्भवती होने से प्रॉब्लम नहीं है? उनकी शादी जल्दी हो गई, वो देर से गर्भवती हुई, इससे प्रॉब्लम है। और आपकी बहू अभी अभी शादी हुई है, इसीलिए उसके गर्भवती होने से आपको प्रॉब्लम नहीं है। वाह देवकी, ये तेरी बहू क्या बोले जा रही है? कब से बुलाकर तू यहाँ हमारी बेइज्जती कर रही है। मैंने सोचा बहू की खुशखबरी होगी इसलिए आ गई, वरना नहीं आती। आंटी जी, मेरी बीवी ने गलत क्या बोला? तू तो है ही जोरू का गुलाम। आंटी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ, सिर्फ एज को लेकर किसी को ताना मारना ठीक नहीं है। आजकल ये बहुत छोटी बात है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर मेरी चाची जी किसी प्रॉब्लम की वजह से देर से माँ बनने की खुशी ले पा रही हैं, तो दुनिया ऐसे सोचेगी तो उनका क्या होगा? अरे आप जैसे लोग ना समाज के नाम पर धब्बा है। आप जैसे लोग सिर्फ लोगों को दुख देना जानते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होना नहीं। रीशु की बात सुनकर सबको अपनी गलती समझ में आती है और सभी गीता से माफी मांगते हैं। साथ ही देवकी भी अपनी कही बातों और तानों के लिए गीता से माफी मांगती है और सबके साथ मिलकर देवरानी की गोद भराई के फंक्शन को अच्छे से मनाती है और अपनी बहू बेटे की बात मानकर खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगती है। युविका एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे चिकन लेग पीस खाने का बहुत शौक था। एक रोज उसकी सहेली जोया उसके पास मिठाई का डब्बा लेकर आती है और उसे बोलती है, युविका, ये ले लड्डू खा। क्या बात है, ओए बड़ा खुश है आज तो, तेरा रिश्ता पक्का हो गया क्या? अबे तू पागल है क्या? तू मुझसे उम्र में पूरे 6 महीने बड़ी है, तो मुझसे पहले तो तेरी शादी होगी। ये मिठाई तो मेरी अप्पी के रिश्ते की खुशी में है, उनका निकाह तय जो हो गया है। अबे इतनी बड़ी खुशी के लिए तू बस ये जरा सी मिठाई देगी? बिल्कुल भी नहीं। अबे मिठाई ही तो खिलाते हैं, लड्डू देखकर तेरा मुंह तो ऐसे टेढ़ा हो रहा है जैसे मैंने कुरकुरे का पैकेट पकड़ा दिया हो तुझे। बात मत पलट, तुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं किस चीज की पार्टी मांग रही हूँ। चल अब चुपचाप KFC चल और मुझे पूरा बकेट दिला चिकन का, तभी पीछा छोड़ूंगी तेरा। ठीक है चल। दोनों सहेलियां KFC जाती है और टेबल पर बैठ जाती है। युविका मेन्यू लिस्ट देखकर बोलती है, बस 299 में ओनली 2 पीसेस, इससे मेरा क्या होगा? एक काम करती हूँ, 2 ऑर्डर कर देती हूँ। युविका इतना बोलकर अपना ऑर्डर देती है, जिसके कुछ ही देर में चिकन लेग पीस उसके सामने टेबल पर आ जाता है। फिर वो खुशी से कहती है, आए आए कितना यम्मी लग रहा है, आज तो मौज हो गई मेरी। आओ चिकन, आज बड़े दिनों बाद मैं तुम्हें तसल्ली से खाऊंगी। चिकन लेग पीस खाने की शौकीन युविका 2 चिकन बॉक्स अकेले ही खा जाती है।
ये देखकर जोया बोलती है। अबे तू इंसान है कि दानव, कितनी जल्दी दोनों डिब्बे खाली कर दिया और सब तो एक भी डिब्बा खत्म नहीं कर पाए। मजा आ गया सच में यार, चिकन खाकर तो जन्नत वाली फीलिंग आ रही है। बिल पे कर दे, फिर घर चलते हैं। जोया बिल पे करती है और दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। जैसे ही युविका अपने घर के अंदर एंट्री करती है तो उसकी माँ बोलती है, युविका बेटा आजा, खाना खा ले जल्दी से। माँ आज मुझे भूख नहीं है, मेरी टम्मी फुल्लम फुल है। अरे ऐसा क्या खा लिया तूने? माँ आज मुझे ना जोया ने पार्टी दी है, वो भी KFC के चिकन की। मजा आ गया। और आपका बनाया खाना तो मैं रोज ही खाती हूँ, वही आलू टमाटर टिंडे तोरी भिंडी खा खा कर मैं पक गई हूँ। अरे ये घर है मेरा, मैंने कोई चिकन बनाने का होटल नहीं खोला और ना ही KFC खोला। तेरा बस चले तो तू रोज नाश्ते डिनर लंच हर जगह बस चिकन ही चिकन खाती रहे। माँ आप तो ये भूल ही गई कि मुझे चिकन के लेग पीस सबसे ज्यादा पसंद है। हाय नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। इतना बोलकर युविका कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ वक्त बीतने के बाद एक रोज युविका की माँ चिकन बना रही होती है। तभी कमरे में बैठी युविका को चिकन की स्मेल आती है और वो आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ बन गया क्या चिकन? अरे जरा सा सब्र नहीं होता क्या तुझसे? बना ही रही हूँ ना, चिंता मत कर, तेरा लेग पीस कोई नहीं खाएगा। जा जाकर खाने के टेबल पर बैठकर इंतजार कर। युविका किचन से बाहर जाकर इधर उधर घूमते हुए चिकन बनने का इंतजार करती है। कुछ ही देर में उसकी माँ ग्रेवी चिकन बना कर ले आती है और टेबल पर रखकर कहती है, अपना हाथ मत चला, परोस रही हूँ ना। ठीक है लेकिन मुझे लेग पीस ही देना। युविका की माँ उसकी थाली में एक चिकन लेग पीस और चपाती देकर कहती है, ये ले खा ले अब। माँ ये तो एक ही है, लेकिन कढ़ाई में तो 4 लेग पीस थे ना। अरे एक तो खत्म कर ले, दूसरा भी ले लियो, अब से मत बन। नहीं आप वो बाकी के तीनों भी मुझे दो। और वैसे भी आप और पापा तो लेग पीस खाते नहीं, तो पापा मेरे लिए ही लाते हैं। लाओ माँ आप जल्दी दे दो वरना मैं खुद ही ले लूंगी। युविका की जिद को देखकर उसकी माँ उसे डांटती है, लेकिन युविका अपने आप में ही मगन होकर टेस्टी चिकन लेग पीस खाने लगती है। इसी तरह कुछ वक्त गुजरता है और एक रोज अभिमन्यु नाम के लड़के का रिश्ता उसकी माँ सुमित्रा के साथ चलकर आता है। दोनों परिवार वालों की रजामंदी से रिश्ता तय हो जाता है, जिसके कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी हो जाती है और युविका अपने ससुराल आती है। गुजरते वक्त के साथ वो सारा घर और काम बखूबी संभालती है। एक रोज वो किचन में खाना बनाते हुए खुद से कहती है, ये घास फूस खा खा कर तो मेरे मुंह का स्वाद ही मर गया है, मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं आज ही माँ जी को लेग पीस बनाने के लिए बोलती हूँ। युविका अपनी सास सुमित्रा के पास जाकर बोलती है, माँ जी मुझे यहाँ आए लगभग 2 महीने से ऊपर होने वाला है और मुझसे ये साग सब्जी नहीं खाई जाती। और अरे बहू तो अचार के साथ खा ले, वैसे भी होता है कभी कभी कि सब्जी अच्छी नहीं लगती। नहीं माँ जी मुझे अचार से तृप्ति नहीं मिलेगी। अरे तो फ्रिज में दही दूध और भी कितनी चीजें पड़ी हैं, उसके साथ खा ले। माँ जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरे पेट को मेरी आत्मा को तृप्ति चिकन से मिलेगी। मुझे चिकन नहीं मिला तो मेरी मौत हो जाएगी। मुझे चिकन चाहिए वरना मैं अपनी आत्मा त्याग दूंगी। क्या पता माँ जी यही मेरा आखिरी दिन हो। प्लीज मेरी आखिरी इच्छा समझकर मुझे आज चिकन खिला दो। मुझे पेट भर के लेग पीस खाने हैं। अच्छा रुक, बस कर अपनी ये गंगा जमुना की नदियाँ बहाना। बोलती हूँ अभिमन्यु को, वो ले आएगा। सुमित्रा अपने बेटे को कॉल करके बोलती है। ऐसे ही थोड़ी देर बीतने के बाद वो चिकन लेकर घर आता है और जैसे ही वो किचन में उस चिकन को रखता है, युविका उसके पास आकर कहती है, बेबी प्लीज मुझे आज अपने हाथों से चिकन बनाकर खिला दो ना। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं साग सब्जियाँ खा खा कर बहुत बोर हो गई हूँ। आज तुम बना लो ना चिकन। ठीक है डार्लिंग बनाता हूँ, तुम जाकर रेस्ट करो। आज तुम्हें मिस्टर अभिमन्यु के हाथों का टेस्टी चिकन खाने को मिलेगा। अभिमन्यु चिकन बनाना शुरू करता है और कुछ देर बाद खाना रेडी हो जाता है। अभिमन्यु खाना टेबल पर लगा देता है। टेबल पर बैठी युविका को अभिमन्यु चिकन सर्व करते हुए बोलता है, चलो जल्दी से खाना शुरू करो और बताओ कैसा बना है। अभिमन्यु उसे चिकन सर्व करता है, लेकिन युविका लेग पीस ढूंढते हुए बोलती है, अभिमन्यु तुम लेग पीस लाना भूल गए थे क्या? इसमें एक भी लेग पीस नहीं है। तुम जानते हो ना मुझे लेग पीस खाने का मन था। वो तो उस चिकन शॉप वाले ने दिए ही नहीं।
क्यों? उसका मुर्गा अपाहिज था जो उसके लेग्स नहीं थे और उसने लेग पीस नहीं दिया? बद्दुआ लगेगी मेरी उसे। हाय, आज मेरा सपना अधूरा रह गया लेग पीस खाने का। कोई बात नहीं, कल तो मैं पक्का खाऊंगी। युविका निवाला मुंह में डालने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर उसकी बुआ सास वसुंधरा आते हुए खाने की टेबल पर चिकन देखकर कहती है, राम राम राम, ये सब क्या है? सत्यानाश हो तेरा। तुम लोग एक बेजान पक्षी की हत्या कर कर उसे खा रहे हो। अरे नहीं नहीं जीजी, आइए आइए, आप अंदर आइए। बहू, साफ कर दे सारा टेबल। अब ये कौन सी नई आफत है? क्यों भाभी, आप लोग कब से मांसाहारी हो गए? मैं तो यहाँ बहू को देखने आई थी, लेकिन यहाँ तो ये सब देखने को मिल गया। यही है क्या अपने अभिमन्यु की बहू? हाँ हाँ जीजी, यही है युविका बहू। आज तेरी बुआ सास है ये, आशीर्वाद ले ले इनका। जी माँ जी। युविका जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए वसुंधरा के पास आती है तो वो गुस्से में कहती है, अरे बहू वहीं रुक जा, मेरे पास मत आ। अभी अभी तूने वो चिकन, राम राम, इसका तो नाम लेना भी पाप है। तूने अभी वो छुआ है ना? लगे हाथ पूरा घर साफ कर कर नहा धोकर गंगा जल छिड़क कर आ। जी बुआ जी। वसुंधरा 4 बातें सुनाकर सुमित्रा के कमरे में जाती है और युविका को पूरे घर को साफ करना पड़ता है, जिसके कुछ देर बाद रात हो जाती है और किचन में खड़ी युविका खुद से कहती है, अच्छी मुसीबत है, अब मुझे चिकन लेग पीस खाने की आदत है तो क्या बुआ जी के कारण छोड़ दूं? अरे मेरा जो मन करेगा वही खाऊंगी ना मैं। वक्त बीतता है। वसुंधरा के कहे अनुसार युविका को सबके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना पड़ता है, लेकिन युविका से वो खाना खाया नहीं जाता और वो गुस्से में अपने पति को आकर बोलती है, अभिमन्यु कब जाएंगे तुम्हारी बुआ? मुझसे नहीं रहा जाता और बिना चिकन खाए। प्लीज कुछ करो यार। बेबी तुम हाइपर मत हो, बुआ जी के जाने के बाद बना लेना प्लीज। इस तरह वक्त बीतता है। अगली सुबह वसुंधरा अपना सामान पैक करके जाते हुए बोलती है, मन तो नहीं है लेकिन जाना ही पड़ेगा, जरूरी काम है, फिर आऊंगी। अरे बुआ जी अब जाओ भी जल्दी। अच्छा बहू, चलती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वसुंधरा अपने घर चली जाती है, जिसके बाद युविका अपने पति से चिकन लेग पीस मंगवाती है और YouTube पर देखकर वो तंगड़ी मसाला रेसिपी फ्राई लेग पीस बनाकर टेबल पर अपनी सास और पति को परोसती है और खुद भी खाने लगती है, जिसके बाद सुमित्रा बोलती है, सच में बहू, जब से जीजी आई थी उनके जैसा खाना खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद भी बिगड़ गया था। अब जाकर लग रहा है कि कुछ खाया है। इस तरह युविका को देर से ही सही उसकी फेवरेट चिकन लेग पीस खाने को नसीब हो ही जाती है। नेहा बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। नेहा के घर में सभी लोग नॉनवेज खाते थे, लेकिन नेहा को नॉनवेज में लेग पीस खाना सबसे पसंद था। एक दिन नेहा अपनी दोस्त मीनू के साथ ढाबे पर लेग पीस खाने के लिए जाती है। उसी ढाबे पर एक विवेक नाम का लड़का आता है और उस लड़के को देखकर मीनू नेहा से कहती है, नेहा वो देख, कितना स्मार्ट लड़का ढाबे में आ रहा है। हाँ यार, कितना हैंडसम है। चल ना जाकर बात करते हैं। नहीं ना, पहले तू अपना मनपसंद लेग पीस खा ले, फिर बात करने चली जाइयो। चलना यार, कितना स्मार्ट लग रहा है वो लड़का। स्मार्ट तुझे लग रहा है तो तू ही जा। एक बार बस बात करने चल ले, फिर तू जो बोलेगी ना मैं वो कर लूंगी, वही खा लूंगी। यार मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैं नहीं जा रही, तू ही जा। क्या यार, अब चल भी ले। ठीक है, लेकिन उससे तू ही बात शुरू करेगी। वहाँ जाकर ये मत बोलियो कि तू बात कर। ठीक है यार, चल तो सही। दोनों उस लड़के के पास पहुंचती हैं, जहां पर नेहा उससे कहती है, हेलो, मेरा नाम नेहा है और ये मेरी दोस्त मीनू है। क्या हम आपके साथ बैठकर लंच कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप बैठ सकते हो। वैसे मेरा नाम विवेक है। अब कुछ खाने के लिए भी मंगवा ले। भैया 3 प्लेट आलू के पराठे ले आओ और साथ में 3 कप चाय भी ले आना। आलू के पराठे? तुम लेग पीस नहीं खाते? तुम लेग पीस की बात कर रही हो, मैं तो शाकाहारी हूँ, नॉन वेज को हाथ भी नहीं लगाता। अरे ये क्या हुआ, एक शाकाहारी और दूसरा? चुप हो जाओ और आलू के पराठे खा। ये पराठे की प्लेट लाकर टेबल पर रख देता है, जिसे देखकर विवेक बोलता है, यहाँ इतने स्वाद आलू के पराठे रखे हैं और तुम हो कि लेग पीस करे जा रही हो। मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि आलू के पराठे खाओ, इतने अच्छे बने हैं। लेकिन नहीं, मीनू को तो लेग पीस ही खाना है। अच्छा, मुझे लेग पीस खाना है। हाँ, और नहीं तो क्या, मुझे तो लेग पीस खाना। अरे रे रे, मैं तो हाथ ही नहीं लगाती, मैं तो एकदम शुद्ध शाकाहारी हूँ। ऐसे ही तीनों बातें करते हुए आलू के पराठे खा लेते हैं, जिसके बाद विवेक
उन दोनों से बोलता है। अच्छा चलो अब खाना हो गया, चलते हैं। विवेक तुम जाओ, हम दोनों को काम है, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है चलता हूँ, बाय। बाय, ध्यान से जाना। विवेक के जाने के बाद मीनू नेहा से कहती है, बाई की बच्ची, तूने विवेक से झूठ क्यों बोला कि तू नॉनवेज नहीं खाती? तेरा तो सबसे मन पसंद है ना लेग पीस। यार मुझे विवेक बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। अच्छा इसलिए, ठीक है, लेकिन उसको बता दियो कि तुझे लेग पीस कितना ज्यादा पसंद है और तू उसे खाए बिना रह ही नहीं सकती। ठीक है बता दूंगी, लेकिन अभी बात तो आगे बढ़ने दे। अच्छा चल अब घर चलते हैं। नेहा और मीनू दोनों घर वापस आ जाते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से विवेक और नेहा की बातें और मुलाकातें बढ़ जाती है। साथ ही नेहा इस झूठ को भी छुपाए रखती है कि उसे नॉनवेज बहुत पसंद है। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन विवेक नेहा को शादी के लिए प्रपोज करता है और नेहा हाँ कर देती है, जिसके बाद वो अपनी माँ माला के साथ नेहा के घर आकर रिश्ते की बात करता है और दोनों के घर वालों की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन माला नेहा से कहती है, बेटा आज तो तुम हमारे घर में पहली बार खाना बनाओगी। हाँ माँ जी, कुछ लेग पीस बना दूँ? अरे ये क्या बोल दिया तूने? हमारे घर में कोई हाथ तक नहीं लगाता ऐसी चीजों को। ठीक है माँ जी। पहले ये बता कि तुझे ये सब पसंद है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो ये सब नहीं खाती, मुझे लगा आप लोग खाते होंगे। अच्छा फिर ठीक है, वैसे हम लोग शाकाहारी है, नॉन वेज को हाथ तक नहीं लगाते, इसलिए दोबारा मत बोलियो। ठीक है माँ जी, फिर बताइए क्या बनाना है? बहू रानी आज तुम सबके लिए कुछ मीठा बना दो। माँ जी लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए तो आपको जो भी खाना है आप बता दो, मैं बाहर से मंगवा लूंगी। अरे पहली रसोई तेरी है, होटल वालों की नहीं। मैं तुझे बता दूंगी कैसे बनाना है, बाकी बनाना तो तुझे ही पड़ेगा। ठीक है माँ जी, आप मुझे बता दीजिए कैसे बनाना है, मैं बना दूंगी। ठीक है। माला नेहा को हलवा बनाना बता देती है, जिसके बाद नेहा सबको हलवा बनाकर खिलाती है और खुद छुपकर बाहर से मंगवा कर लेग पीस खाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है और फिर एक दिन विवेक ऑफिस गया हुआ होता है और माला बाहर सब्जी लेने गई होती है, तो नेहा घर में अकेले अपने लिए लेग पीस बनाती है और खाने लगती है। इतने में ही माला बाजार से सब्जियां लेकर वापस आती है और नेहा को लेग पीस खाता देखकर गुस्से में कहती है, अरे ओ करमजली, ये क्या खा रही है तू? धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने हमारा, मेरा घर अपवित्र कर दिया। माँ जी मुझे लेग पीस खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बना लिया, मुझे माफ कर दो। ये क्या बोल रही है तू? तूने उस दिन झूठ बोला था, मतलब ये सब तूने शादी से पहले क्यों नहीं बताया? तूने मेरे मंदिर जैसे घर में ये मांस बनाकर उसे अपवित्र कर दिया। माँ जी मुझे विवेक जी बहुत अच्छे लगते थे और वो लेग पीस ये सब नहीं खाते थे, इसलिए मैंने झूठ बोला। हाँ तो नास पिटी, तूने विवेक के लिए छोड़ा क्यों नहीं ये सब? माँ जी मुझे लेग पीस बहुत पसंद है, मैं इसे खाना नहीं छोड़ सकती। रुक जा, आने दे विवेक को, तब बताती हूँ मैं तुझे। वैसे तो तुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये लेग पीस देखो कितनी जल्दी बना लिया। माला विवेक के आते ही सारी बात बताती है और बोलने लगती है, देख ले तेरी बीवी को, खाना बनाने के नाम पे बहाने आते हैं और लेग पीस बनाकर हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही है। जा जाकर जरा खबर ले उसकी, तब अकल ठिकाने आएगी महारानी की। विवेक कमरे में जाकर नेहा से कहता है, नेहा ये क्या, तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ लेकिन मेरी बात सुनो, हम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते थे, फिर झूठ क्यों बोला तुमने? मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी और तुम लेग पीस को हाथ तक नहीं लगाते थे। हाँ तो लेग पीस नहीं खाता तो क्या तुम झूठ बोलोगी? मुझे लगा कि मेरे नॉनवेज खाने का सच जानकर कहीं तुम मुझसे शादी के लिए मना न कर दो। मुझे नहीं पसंद, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि लेग पीस खाने वालों को भी ना पसंद करूँ। मतलब मेरे लेग पीस खाने से तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन माँ जी उनका क्या? उनको मैं समझा लूंगा और तुम झूठ नहीं बोलोगी अब किसी बात को लेकर। तुम ये लेग पीस रोज रोज नहीं, केवल संडे को ही खाओगी। ठीक है। विवेक नेहा से बातें करके माला से बात करने जाता है। विवेक को आते देखकर माला बोलने लगती है, बेटा तूने अच्छे से खबर ली ना उसकी? हमसे झूठ भी बोल रही थी और हमारा धर्म भी भ्रष्ट कर रही थी।
माँ बस करो ना, नेहा के लेग पीस खाने से तुम्हारा कौन सा धर्म भ्रष्ट हो गया? तेरी बीवी ने तुझे सिखा के भेजा है ना। नहीं माँ, मैं तो बस यही बोल रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन उसका मनपसंद लेग पीस खा लेगी तो तुम्हारा कौन सा धर्म भ्रष्ट होगा? तू मुझे मत सिखा, जिसको सिखाना चाहिए था उसी से तो सीख कर आ गया और अपनी माँ को ही बोल रहा है। कमरे से निकलकर नेहा बाहर आकर बोलती है, माँ जी, अब मैं एक हफ्ते में एक ही दिन लेग पीस खाऊंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर दो और गुस्सा थूक दो। तू हफ्ते में एक दिन खा या पूरे हफ्ते खा, लेकिन इस घर में तुझे ये सब मैं नहीं करने दूंगी। माँ आप बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो? अगर आपको इस बात से परेशानी है तो नेहा बाहर खा लेगी, बस घर में नहीं। वो हर संडे बाहर ही खाने जाया करेगी लेग पीस। फिर ठीक है, अगर बाहर ही खा रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विवेक की बात सुनकर माला मान जाती है और उसको नेहा के लेग पीस खाने से कोई दिक्कत नहीं होती और सब मिलकर और दिन वेज खाते और संडे के दिन नेहा विवेक के साथ बाहर जाकर अपना लेग पीस खाती और नेहा के लेग पीस खाने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती। प्रियंका को प्रकृति से बहुत प्यार था। उसे पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, जिसके चलते उनके घर में काफी तरह के प्लांट लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक युग के इस समय में इंसान अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों को काटकर अपने रहने की जगह बनाता जा रहा था और प्रकृति को नष्ट कर रहा था, जिससे धीरे धीरे पेड़ पौधे कम होते जा रहे थे और कई तरह की बीमारियां इंसानों को घेरने लगी थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी, जिसके चलते न जाने कितने लोग अपना दम तोड़ रहे थे। इस सब के बारे में जानकर प्रियंका एक संकल्प लेती है कि वो अब लोगों को पेड़ पौधे की अहमियत जरूर समझाएगी, जिसके लिए वो अपने दोस्त सोहित से मिलती है और अपनी परेशानी बताते हुए उससे बोलती है, सोहित, मुझे तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से कुछ जरूरी बात करनी है। प्रियंका, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। ये देखो, एक तरफ सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ, सेव द ट्री, और दूसरी तरफ खुद ही जंगलों की कटाई करती जा रही है। तो बताओ, इस नारे का फायदा ही क्या है? सोहित, मैं चाहती हूँ कि मैं घर घर जाकर लोगों को प्रकृति के लिए जागरूक करूँ कि हम किस तरह से अपनी प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। अरे, जिस तरह इंसान बिना खाए पिए तो रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। लोगों को ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है। सही बोल रही हो, तुम चिंता मत करो, मैं और मेरे सारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं। मैं अभी सूरज और अनिल से बात करता हूँ। सोहित जल्दी से अपने दोस्तों को फोन करता है और सबको प्रियंका के घर बुला लेता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर काम को आगे बढ़ाते हैं और अवेयरनेस करने के लिए कुछ प्लान्स बनाते हैं। साथ ही गली गली जाकर नुक्कड़ नाटक करने का फैसला करते हैं, ताकि लोगों को मनोरंजन के जरिए अपनी बात समझा सके। जिसके बाद सभी लोग मिलकर उसकी तैयारियों में लग जाते हैं और बहुत सारी पेंटिंग्स, बैनर्स और भी काफी सारी चीजें तैयार कर लेते हैं। साथ ही एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं। अगले दिन गली गली जाकर वो लोगों को भीड़ जमा करके सबसे पहले चिपकू आंदोलन के बारे में उन्हें बताते हैं। तो आज मैं आप सभी को सन 1973 में हुए चिपको आंदोलन के बारे में बताना चाहती हूँ, जो उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था, जिसका मोटिव था वृक्ष बचाओ और उनकी कटाई रोको, क्योंकि पर्यावरण हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा हमारे समाज की औरतों ने लिया था। उन्होंने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए खुद पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी, पर पेड़ों को नहीं काटने दिया था। प्रियंका का ये नाटक देखकर काफी सारे लोग उससे प्रेरित होते हैं और अपने घरों में पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद प्रियंका और सोहित मिलकर मैत्री आंदोलन के बारे में लोगों को बताना शुरू करते हैं, जिसके बारे में लोगों को काफी कम जानकारी थी। प्रियंका अगले दिन फिर से सोहित और अपनी टीम के साथ निकल जाती है, जहां वो एक चार्ट के जरिए लोगों को समझाते हुए बोलती है, आज मैं आपको मैत्री आंदोलन के बारे में बताना चाहती हूँ। ये आंदोलन भी सन 1994 से 1995 तक चला और ये आंदोलन भी उत्तराखंड के चमोली जिले से ही शुरू हुआ था।
इस आंदोलन को चिपको आंदोलन से ही प्रेरणा मिली थी और ये आंदोलन इतना बड़ा था कि भारत से बाहर के देशों तक भी जा फैला था। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आने वाले समय पर सारे पेड़ ना काट दिए जाए और हम ऑक्सीजन के लिए बेसहारा हो जाए। अभी भी वक्त है दोस्तों, आवाज उठाओ और तब तक उठाते रहो जब तक हम अपने लक्ष्य तक ना पहुँच जाए। हमें पर्यावरण को बचाना है और खुद को भी बचाना है। प्रियंका छोटे छोटे शहर, गांव, गलियों में अब आए दिन कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर लोगों को जागरूक करना शुरू कर देती है और इसके लिए वो सोशल मीडिया का भी सहारा लेती है। सरकार भी इसकी तरफ बड़ा कदम उठाती है और अब धीरे धीरे कुछ लोगों को समझ आ जाता है कि वन ही जीवन है, पर अभी भी कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते। तो वहीं इन सबसे अनजान प्रियंका दिन रात अपने काम में लगी रहती है। कुछ ही दिनों में उसकी और सोहित की शादी हो जाती है। शादी के बाद न्यूज से उसको पता चलता है कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये न्यूज देखकर वो एक बार फिर से दुखी हो जाती है और इस बार वो अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल से लोगों को ये समझाने के लिए कि प्लांट्स और ग्रीनरी हमारी जिंदगी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, वो अमेज़न के जंगलों में लगी हुई आग के खबर के बारे में बताने के लिए उन्हें फ्लाइंग जेट मूवी का सहारा लेती है और उससे उन्हें समझाते हुए कुछ बताती है और कहती है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने फ्लाइंग जेट मूवी तो देखी होगी जो कि हमारे पर्यावरण से संबंधित है, पर आप सभी को ये भी पता होगा कि अमेज़न के जंगलों में भयंकर आग लग गई है जो कि अभी तक नहीं रुकी है और ये सब कहीं ना कहीं हम इंसानों की गलती का ही नतीजा है। मैं आप सबसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। आप सभी लोगों को पता है कि पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन देता है। बाकी सभी पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। पर एक समय पर जब पीपल के पेड़ों को काटा जा रहा था तो कुछ दयालु लोगों ने उसे बचाने के लिए उस पर भगवान का वास है या फिर उस पर भूत प्रेत का साया है, ये कहकर उन पेड़ों की कटाई को रोक दिया था, जिसके चलते आज भी कई धर्म प्रथाओं में भी पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। और दोस्तों, बात सिर्फ पीपल के पेड़ की ही नहीं बल्कि हमारी धरती पर मौजूद हर एक पेड़ पौधे की है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने नेचर को बचाइए और आगे बढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लीजिए। प्रियंका की इस एक और कोशिश से लोगों को पता चलता है कि हमारे आसपास कौन से पेड़ होने चाहिए जो कि हमारे लिए बेहतर है। पर शायद हम इंसान ही प्रकृति के साथ इतना ज्यादा खेल चुके हैं कि अब वो इस बात का हमसे बदला ले रही है। आज 2021 में कोरोना की ऐसी मार पड़ी है कि घर में रहकर हम एक एक सांस के मोहताज हो रहे हैं। जो हमें मुफ्त में ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती थी वो आज हमें पैसे देकर खरीदनी पड़ रही है, वो भी बनावटी। ये सब देखकर प्रियंका सबको समझाते हुए एक मैसेज देती है और बोलती है, दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि अपने बर्थडे पर फिजूल खर्ची करने की जगह अपने नाम का एक नन्हा पौधा लगाए। जैसे जैसे उस पौधे की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारी लाइफ भी अच्छी होगी। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूंगी, सेव ट्री सेव योर लाइफ। प्रियंका की इस कहानी से दोस्तों हमें भी सीख लेनी चाहिए और बाकी लोगों को भी जागरूक करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा सके। हमारे पूर्वजों ने भी जरूरत पड़ने पर पेड़ों को बचाने के लिए कई सारे आंदोलन किए थे, तो आज हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि वो कहते हैं ना, पेड़ों की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा हमारा जीवन बिल्कुल स्वच्छ और अच्छा। आप सबसे भी विनती है कि आप सभी भी प्रियंका की तरह अपने आसपास के लोगों को ये समझाएं कि प्लांट लगाना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है और खुद भी अपने घर में पेड़ पौधे जरूर लगाएं। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये प्लांट लगाने वाली प्रियंका की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे पेड़ पौधों का इतना ज्यादा शौक हो और उसने भी किसी को ऐसे ही प्रेरित किया हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। अर्जुन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और बेटा नकुल अपनी पत्नी नेहा के साथ रहा करता था। पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहता था। लेकिन ऐसे ही अचानक अर्जुन की पत्नी कविता की तबीयत खराब हो जाती है और उसका देहांत हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और अर्जुन के कंपनी में एक निकिता नाम की लड़की आती है। एक दिन वो उसके कैबिन में जाती है और बोलती है, हेलो सर। हेलो निकिता। क्या हुआ सर? पता नहीं क्यों इसमें मुझे मेरी कविता नजर आती है। क्या हुआ, बोलिए ना। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। ऐसे ही दोनों आए दिन एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें करते रहते और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार महसूस होने लगता है। इस तरह एक दिन अर्जुन निकिता के कैबिन में जाता है और उससे बोलता है, हे निकिता, कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी कहिए। यार, आई नो वेरी वेल कि मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? हाँ निकिता, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम में मुझे मेरी बीवी नजर आती है, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब कहा। बाकी देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारी मर्जी है यार, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अब एक बात मैं कहूँ आपसे अर्जुन? हाँ हाँ, कहो ना निकिता। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और अब से नहीं, जब से आपको देखा है तब से। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कुछ ही महीनों बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अर्जुन उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी बहू और बेटा उन दोनों को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखकर चौंक जाते हैं। तभी नकुल बोलता है, पापा ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? हाँ हाँ पापा जी, कौन है ये? नेहा, ये नकुल की माँ और तुम्हारी सासू मॉम है। क्या बोल रहे हैं आप ये पापा जी? वही जो तुम दोनों सुन रहे हो, और उम्मीद है कि तुम दोनों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। शादी के कुछ समय बाद अर्जुन अपनी नई शादी की खुशी में एक पार्टी रखता है। सभी मेहमान उस पार्टी में शामिल होते हैं और निकिता बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनकर पार्टी में आती है। उसे देखकर नेहा अपने पति को बोलती है, नकुल, कभी तुमने मेरे लिए ऐसा कुछ अरेंज किया है? देखो कितनी आलीशान पार्टी रखी है हमारे बुड्ढे ससुर ने। इस बुढ़ापे में भी ना जवानी फूट फूट कर निकल रही है इनकी। अरे तुम पागल हो, कुछ भी बोलती हो। अब ये समझकर चलो कि ये तुम्हारी सास है, इसलिए तमीज से बात करना। तमीज से बात करी मेरी जुत्ती। एक सास से पीछा छुड़ाया तो दूसरी आधम की। कुछ देर बाद अर्जुन और निकिता केक कट करते हैं और बाकी के मेहमान पार्टी एंजॉय करके वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन किचन में निकिता कुछ बना रही होती है कि तभी वहाँ नेहा आती है और उससे बोलती है, कितनी चालाक हो ना तुम। क्या मतलब? मतलब कि तुमने अपनी इस भरी जवानी का खूब फायदा उठाया, मेरे बुड्ढे ससुर को अपने माया जाल में फंसाया ताकि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। ये तुम्हारी सोच है और मैं सच में अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ हाँ पता है, प्यार तो तुम करती हो, लेकिन मेरे ससुर जी से नहीं, बल्कि उनके पैसे से। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? ऐसे ही समय बीतता जाता है और नेहा आए दिन निकिता से किसी न किसी बात पर बहस करती ही रहती थी। एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठे हुए खुद से बात कर रही होती है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस महारानी का, नहीं तो मेरा बूढ़ा ससुर कहीं इस सास की जवानी देखकर सब कुछ उसके नाम न कर दे। तभी वहाँ नेहा का पति आ जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ धर्मपत्नी, ऐसे क्यों बैठी हो तुम? सब ठीक है ना? तुमसे मतलब?
अगर तुम्हें बता दूं तो तुम कर ही क्या लोगे? क्या हुआ, बताओ तो यार। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पापा जी ने दूसरी शादी करके हमारे साथ नाइंसाफी की है? वो कैसे? अरे बैल बुद्धि, जरा दिमाग लगाओ। सुनो मेरी बात ध्यान से। निकिता को अगर हम रास्ते से हटा दें तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी, क्योंकि अगर कल को निकिता और ससुर जी का कोई बच्चा हो गया तो ये सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। समझे कुछ मेरी बात को? बात तो सही कह रही हो तुम। इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इसको रास्ते से हटा दें। क्या? मुंह ही मुंह में क्यों मंत्र पढ़ रही हो? साफ साफ कहो ना। मुंह बंद रखो अपना बस। बाकी क्या करना है क्या नहीं वो मैं देख लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद जब निकिता छत पर होती है तो नेहा वहाँ आ जाती है और उससे बोलती है, हेलो सासू माँ। ओ नेहा, तुम मुझे सासू माँ क्यों बोलती हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त जैसी हूँ। ओह रियली? मैं सब जानती हूँ तुम्हारे इरादे क्या है इस घर में आने के। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। मैं जानती हूँ कि तुमने पापा जी से शादी बस उनके पैसे के लिए की है, ताकि तुम हम दोनों को घर से निकाल दो और ये सारा घर हथिया लो और चैन से रहो। नेहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मैं ऐसा कुछ भी क्यों करूँगी? मैं तुमसे और सबसे बहुत प्यार करती हूँ। अपनी शराफत का ढोंग ना तुम अपने पास ही रखो और आज के बाद मैं तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए अलविदा कहती हूँ। नेहा निकिता को छत से धक्का मार देती है। निकिता बेचारी खून से लथपथ नीचे गिर जाती है और आस पड़ोस के लोग और नेहा, नकुल और अर्जुन भी वहाँ पर आ जाते हैं। सभी लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। निकिता के होश में आने के बाद पुलिस वाले उसके पास जाकर उसका बयान लेने लगते हैं। निकिता जी, अब कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे गिरी थी छत से, या किसी ने आपको गिराया था? हे भगवान, बचा लो बचा लो बचा लो। अब तो गए हम। जी नहीं, मैं तो अपने आप गिर गई थी। मुझे किसी ने धक्का नहीं मारा। वो दरअसल मैं छत के मुंडेर पे बैठी थी और अचानक से मेरा सिर घूमने लगा, मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं गिर गई। निकिता से पूछताछ करने के बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। तभी निकिता नेहा से बोलती है, डरो मत नेहा, मैं आज क्या, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगी, पर मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमने मेरे साथ ये सब किया। अरे तुम्हें मुझसे कोई शिकायत थी तो तुम मुझसे कहती ना, मुझे एक बार तो बताती। मैं ये पैसा प्रॉपर्टी लेकर क्या करूँगी? मेरे लिए असली दौलत तो तुम सब हो, तुम्हारा प्यार है, अर्जुन है, फिर मैं इन सब का क्या करूँगी? निकिता की बात सुनकर नेहा का सर शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं समझ ही नहीं पाई आपको। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और जाने अनजाने मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। आप सच में मेरी कविता सासू माँ ही है। आई एम सॉरी। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, साथ ही अपने घर को प्यार और खुशियों से भर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।